आज के इस समागम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर BM शर्मा जी, आज के इस समागम में प्रोफेसर PC व्यास जी की जो पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित है, प्रोफेसर PC व्यास मेमोरियल सेकंड लेक्चर के लिए हमारे बीच हमारे आमंत्रण पर पधारे देश के ख्यातिलब्ध साहित्यकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे हैं और जवाहरलाल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए देश के प्रशस्त आचार्यों में जिनकी गणना है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रोफेसर राजीव जैन जी, प्रोफेसर सुधीर राजू जी, प्रोफेसर PC त्रिवेदी जी, DS चुडावत जी, इकराम राजस्थानी साहब, अन्य एकेडमीज़ के जो पदाधिकारीगण इस समागम में उपस्थित हैं, सभी उपस्थित विद्वज्जन, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के अन्य सभी पदाधिकारी, शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई BL सैनी जी, शिक्षक कांग्रेस के अन्य साथीगण, राजस्थान शिक्षक कांग्रेस के अन्य साथीगण, प्रोफेसर कनिका व्यास जी जो सुपुत्री हैं प्रोफेसर PC व्यास जी की, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आचार्य रही हैं, प्रोफेसर PR व्यास साहब जो व्यास जी के अनुज हैं, सभी विद्वज्जन विद्यार्थियों। प्रोफेसर PC व्यास साहब का कोविड के दौर में निधन हुआ था और उस समय तो जो समागम होते थे सभी वर्चुअल होते थे और एक वर्चुअल समागम में हम सब ने देश भर से लोग उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्किल की जब संस्थापना हमारे चेयरमैन माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने की 2005 में, तो संगठन की जड़ें देश भर में जमाने और फैलाने का जो युग दायित्व था, जो महत्तम दायित्व था, वो मुख्य संगठक के रूप में, मुख्य कोऑर्डिनेटर के, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रोफेसर PC व्यास साहब ने निभाया था और सारे देश के सभी सूबों में राजीव गांधी स्टडी सर्किल की इकाइयाँ संस्थापित हुई थी। ये स्टडी सर्किल उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए गांधी नेहरू विचार परंपरा में भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के बुनियादी मूल्यों और भारतीय संविधान के जो बुनियादी आदर्श हैं उनमें आस्थावान जो शिक्षक हैं देश भर के, उनका संगठन है। और इसमें विद्यार्थी सचिव भी हम रखते हैं जो हमारी लेबोरेटरी देश के कैंपसेस में जो विद्यार्थी हैं उनके साथ हमारे लिए ब्रिज का काम करते हैं। तो PC व्यास साहब ने जिस संगठन को आगे मैं समझता हूँ कि 2012 तक तो बहुत सक्रिय रूप से उन्होंने योगदान दिया, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य शिथिल होने लगा तो ये भार मेरे कंधे पर डाला गया और मैं करने का शिल्प और उस शिल्प का प्रायोगिक महाकौशल या आप कहें उस कौशल का महारत, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मायने। बहुत कम विभूतियां इतिहास में ऐसी हुई हैं, कोई या ऐसे महामानव कम ही हुए हैं इतिहास में कि एक महामानव ने दूसरा महामानव पैदा हुआ हो। मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ जहाँ रामानंद जी ने कबीर पैदा किया और मैं समझता हूँ कबीर पर देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे बीच पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बैठे हैं, भक्त साहित्य के मर्मज्ञ। लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहूँगा कि कबीर दूसरा कबीर नहीं पैदा कर सके, रामानंद जी ने कबीर पैदा किया और उसी तरह से गांधी ने दूसरा महामानव गढ़ा, नेहरू। गांधी और नेहरू में डिफरेंसेस भी बहुत थे, लेकिन किसी भी मोड़ पर नेहरू ने गांधी को डिसोन नहीं किया। गांधी ने जिस नेहरू को गढ़ा, उस नेहरू ने भारत की खोज का एक स्वप्न बुना, उसे लिखा,
इतिहास ये मौका भी बहुत कम लोगों को देखता है कि कोई सपना देखे और उस सपने को साकार रूप देने का भी जीवन में उसको मौका मिले। लेकिन नेहरू उन भाग्यशाली महानायकों में, राष्ट्रीय महानायकों में थे जिन्हें आधुनिक हिंदुस्तान कैसा बने ये स्वप्न बुनने का भी मौका इतिहास ने दिया और उस स्वप्न को गढ़ने का भी मौका उन्हें इतिहास ने दिया। एक भारत उन्होंने खोजा और एक भारत हमें आपको सौंप करके गए। वो भारत दुनिया में एक विशिष्ट तरह की जो स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति थी, उस क्रांति के बाद जो लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली थी, उस जो ओपिनियन बनाकर निकलेंगे यहाँ से वो पूरे देश प्रदेश तक जाएगी और एक मैसेज जाएगा उसके माध्यम से कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में क्या सोच रहे हैं और हम कैसे काम कर रहे हैं। इसी भावना को और इसी बात को लेकर मैं अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब को, जो देश के ख्यातनाम साहित्यकार हैं, शेर शायरी के दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह हैं और जिनको शंकर दयाल शर्मा ने आधुनिक रसखान कहकर, रहमान कहकर जिनका सम्मान किया था और अभिवादन किया था, जिन्होंने गीतांजलि का राजस्थानी में अनुवाद किया, जिन्होंने मधुशाला का राजस्थानी में अनुवाद किया और जो अब ऋग्वेद का राजस्थानी में अनुवाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे मनीषी साहित्यकार इकराम राजस्थानी साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वे आएँ और हमारी अकादमी के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर हम क्या काम कर रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें और अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय इकराम राजस्थानी जी। आज के समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर BM शर्मा साहब, आज के समारोह के प्रमुख व्याख्यानकर्ता आदरणीय देश के ख्यातनाम कवि, लेखक और विचारक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, मंच पर मौजूद शिक्षा से जुड़े हुए वे नक्षत्र जिन्होंने इस देश को नई दिशा देने का कार्य किया है, शिक्षक कांग्रेस के सदस्य, हमारे अकादमी के सारे दोस्त और उपस्थित महानुभाव। स्वागत का कार्य प्रोफेसर सतीश राय साहब ने किया। एक औपचारिक स्वागत मुझे भी करना है क्योंकि हम इस समय राजीव गांधी स्टडी सर्किल और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में PC व्यास स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं और जिसमें ये होना चाहिए कि शिक्षा हमारे जीवन को किस तरह आलोकित करती है, पंडित नेहरू के विचार हमारे ज़िंदगी को किस तरह बदलते हैं, इस पर हमें विचार करना है। सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि देश में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत साहब ने की है। ये अकादमी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम के लिए नहीं की गई है, एक विचार के लिए की गई है, एक सोच के लिए की गई है, एक चिंतन के लिए की गई है, एक मनन के लिए की गई है, देश में एक वातावरण तैयार करने के लिए की गई है जिस वातावरण को हम खोते जा रहे हैं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आज हमारे सामने बहुत ही आधिकारिक विद्वान भाषण देने आए हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कोई नाम नहीं है, वो हमारे देश का एक चिंतन है, एक स्वप्न है, एक विचारधारा है, एक दिशा है। मेरे सामने बहुत से नौजवान लोग भी बैठे हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए एक मुक्तज्ञा पढ़ूंगा कि जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं, नहीं मालूम है तुमको करिश्मा किसको कहते हैं, पलट दे जो ज़माने को जवानी उसको कहते हैं। उन नौजवान लोगों को पंडित नेहरू क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, जिन लोगों ने इस देश के खातिर सब कुछ कुर्बान किया है, जिन लोगों ने हमें बोलने का मंच दिया है, उन्हीं लोगों की छवि को हम धूमिल कर रहे हैं। और शेर ये होता है कि कल तक जो बुझाते थे चिरागों को दोस्तों, वो आज रोशनी के ठेकेदार हो गए। इस रोशनी को किस तरह बचाना है, मानवता की रोशनी को, इंसानियत की रोशनी को किस तरह बचाना है, हमारी अकादमी इस वक्त यही कार्य कर रही है कि हम देश के इन बच्चों के अंदर वो संस्कार डालें कि वो जो पंडित नेहरू ने स्वप्न देखा था वो उस स्वप्न को साकार कर सकें, क्योंकि यही बच्चे आने वाले देश का भविष्य होंगे। आज जो संस्कार हम उन्हें देंगे वही आने वाले देश के नागरिक होंगे और वही इस देश को आगे लेकर जाएंगे। तो हमने देश के लिए, बच्चों के लिए जो इस अकादमी का उद्देश्य बनाए हैं वो यही है कि हम पंडित नेहरू के स्वप्न को साकार करें, उनके विचार को साकार करें,
उनकी शांति, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारे के संदेश को साकार करें, आपस के भाईचारे को साकार करें। और शेर ये होता है कि हर वक्त उनकी आंखों में भारत के ख्वाब थे, हर वक्त उनकी आंखों में भारत के ख्वाब थे। कोई भी हो सवाल वो सबका जवाब थे। और अब तक चमन में फूल ये करते हैं गुफ्तगू कि नेहरू तो खुद ही फूल थे, वो लाजवाब थे, वो गुलाब थे। और गुलाब के फूल की खास बात ये रही है कि गुलाब के फूलों को तो हमेशा कांटों में ही रहना है। आज भी पंडित नेहरू के विचारों को कुछ कांटे परेशान कर रहे हैं। हम उन कांटों को दूर करने की किस तरह कोशिश कर सकते हैं, ये हमें सोचना है, ये हमें महसूस करना है। क्योंकि जो वक्त ने हमें दिया है वो तो ये कि कैसे अंदाज से उसने मुझे बर्बाद किया, मेरे पर काट कर बोला तुझे आज़ाद किया। तो जब हम इस माहौल को जी रहे हैं, इस माहौल में आज जो विषय रखा गया, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब जैसे आधिकारिक विद्वान यहाँ बोलने के लिए खड़े। नेहरू तब भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले कल में भी वो प्रासंगिक रहेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। हम सोचते हैं कि पंडित नेहरू के विचारों को हम किस तरह आज के इस व्याख्यान से ग्रहण करें। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हमारे सामने कुछ ऐसे पहलू पेश करेंगे जिससे हमारे देश की जो मानसिक स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन आए, हमारे देश में जो तनाव है मानसिक उसमें कुछ परिवर्तन आए, देश की नौजवान पीढ़ी जो दिशाहीन होकर के कुछ सोच रही है उसमें कुछ परिवर्तन आए। यही इस व्याख्यान माला का आज का उद्देश्य है। तो मैं आप सब लोगों का पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के इस व्याख्यान को सुनने के बाद हम पंडित नेहरू को और ज़्यादा समझेंगे और उनके इन ख्यालों को चिरागों की तरह इस समाज में लेकर जाएंगे, ताकि इस समाज में, देश में शांति का, प्रेम का, सद्भाव का, अखलाक का, मोहब्बत का पूरा भाईचारा हम फैला सकें। क्योंकि चिराग आदम ने दुनिया में जलाया था कभी यारो, कई तूफान मिलकर भी उसे गुल कर नहीं सकते। हवाओं के थपेड़ों से उजाले और फैलेंगे, मोहब्बत के दिए तो आंधियों में भी नहीं बुझते। आइए मोहब्बत के चिरागों को जलाएं और पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को सुने और महसूस करें कि आज नेहरू कितने प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे। जहाँ तक सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने आधुनिक भारत या भारत कैसा हो उसका स्वप्न देखा था और उसको एक प्रकार से उजागर करने में जो योजनाएं इस देश को उस वक़्त आवश्यक थी वो उन्होंने भारतवर्ष में दी और भारत को विश्व के सामने खड़ा करने में अपना पूरा योगदान उस रूप में मिला। कुछ समय पश्चात जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से प्रगति की तो उन्हीं के सुपुत्र श्री राजीव गांधी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस देश को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन दी, जिसके माध्यम से आज हम ये कह सकते हैं कि आज नेहरू कर रहे थे राय साहब कि किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में बातें फैलाई जा रही हैं। नेहरू जी ज़रूर ये कहते कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। क्योंकि आज क्या हो रहा है इस देश में, राइट प्लेस पर रॉन्ग आदमी जब बैठ जाता है तब ऐसे विचार फैलते हैं कि वक्त का अजब फैसला भी देखा, हम हंसते हंसते भी रो दिए, जिनको नहीं थी खुशबुओं की पहचान उनके घर फूलों की पालकी आ गई। अजब दस्तूर है जमाने का, जमाने वालों, मजबूर को और भी मजबूर किया जाता है और जिनको आता नहीं गुलशन का हकीकी आदाब उनके हाथों में चमन सौंप दिया जाता है। मैं तो दो बात नेहरू जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि ही वॉज द मैन। बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूँ और नेहरू जी के पास सब लोग जानते हैं कि वो बैरिस्टर थे, लेकिन कैम्ब्रिज में उनके पास साइंस विषय था और मैं बॉटनी का छात्र हूँ, उनके पास बॉटनी और जियोलॉजी सब्जेक्ट था। और बिकॉज ऑफ दैट साइंटिस्ट जो इनका एप्टीट्यूड था, उन्होंने देश के अंदर IITs, CSIR की लेबोरेटरीज, एम्स और पता नहीं क्या क्या खोला और वो कहा करते थे दीज आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। क्या बात कहते थे वो। और आज उस विज्ञान की वजह से ही पूरा देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम हो रहा है उस आदमी की वजह से हो रहा है। इसलिए उनसे जो शिक्षा ग्रहण
करनी चाहिए, उनके सिद्धांतों पर हमारा चलने का काम है। और उनको याद करके तो यही कहा जा सकता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। इस जहां में जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि नेहरू की तरह मिसाल बन जाए। उनके द्वारा बताए गए कार्यों को आगे बढ़ाना, और इस अवसर पर मैं पीसी व्यास साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 40 वर्षों तक मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में उनके साथ हमने कार्य किया और यहाँ साइंस कांग्रेस आयोजित किया, और पता नहीं कितने ही कार्यक्रमों में हम साथ साथ रहते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हम सभी लोगों के अंदर प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनको भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ। आयोजकों को धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया। प्रासंगिकता पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आज से ज़्यादा प्रासंगिक नेहरू जी हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी उनकी रेलेवेंस रहेगी। मैं जब कहीं भी बाहर जाके पढ़ाती हूँ आउटसाइड द कंट्री, मैं हमेशा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर साहब को इंक्लूड करती हूँ, इसलिए कि मेरी नज़र में नेहरू जी से बड़ा मेकर ऑफ इंडिया नहीं हो सकता। और वो 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करके, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब अग्रवाल साहब को सुनने को उत्सुक हैं, तो मैं आपके और उनके बीच में बहुत समय तक नहीं खड़ी रहूँगी, पर निश्चित रूप से 2 बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि जो समझ नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के थ्रू पैलिम्सेस्ट की जो बात उन्होंने कही, मुझे लगता है वो उनकी आइडियोलॉजी का क्रक्स है। और जो प्लूरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हम जो बिल्ड करना चाहते हैं, वो पैलिम्सेस्ट क्या है? दैट पैलिम्सेस्ट इज कि पुराना अभी तक इरेज नहीं हुआ और नया आप उस पर लिखने को जा रहे हैं। तो ये जो साइंटिफिक टेम्पर और मॉडर्निटी, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का जो एक पूरा समावेश नेहरू जी की आइडियोलॉजी में था, मैं समझती हूँ कि वो नेहरू जी को हमेशा प्रासंगिक बना कर रखेंगी। मेरे लिए नेहरू जी एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी को हम आज यंग एंड ओल्ड सबके साथ शेयर करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसलिए कि जो उन्होंने कहा वो आज के समाज में जो हम देख रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो विघटन हो रहा है, जो लोगों में आपस में बट रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि वी आर नॉट टॉलरेंट। जो उन्होंने जो पंचशील का सिद्धांत दिया, जो फॉरेन उनकी पॉलिसी थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि हम नेहरू जी की बात कर सकते हैं, पर आज उनको नमन करते हुए मैं निश्चित रूप से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि उस भारत का, उस आइडियोलॉजी का निर्माण करें जो जिसके लिए नेहरू जी हमेशा कार्यरत रहे, और वो ये कि हम सभी को साथ लेकर चलें, आगे बढ़ें और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आइडियोलॉजी में ही सभी को साथ लेके चलना है, पैलिम्सेस्ट है, जो पुराना और नए का जो कन्वर्जेंस है, उस कन्वर्जेंस को उन्होंने सिखाया, और आज उसकी प्रासंगिकता सभी चीज़ों से आवश्यक है। आपने सबने मुझे आमंत्रित किया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर शर्मा, मंचासीन और सभागार में उपस्थित दोस्तों, आगे कुछ भी कहने के पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों से। कितने मिनट झेलने का धीरज बाकी है? नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं ज़िंदगी भर प्रोफेसर रहा हूँ, और प्रोफेसर को अगर छूट मिल जाए तो क्लास कम से कम 50 मिनट की तो होती है। और इसलिए, और चूंकि आप लोग काफ़ी देर से क्लास सुन रहे हैं, तो बैक टू बैक क्लास चले तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने रख के, कुछ पॉइंटेड बातें आपके सामने रख कर के अनुमति आपसे लूँ। सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी स्टडी सर्कल और
नेहरू बाल साहित्य अकादमी का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का, नेहरू के बारे में बात करने का अवसर दिया गया। और संयोग ऐसा हुआ कि पिछले 2-3 साल में कई बार मुझे राजस्थान में विभिन्न मित्रों ने बुलाया और मैं नहीं आ पाया, तो शिकायत भी रही। और इस बार फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस बार भी नहीं गया तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, राजस्थानी नाराज़ हो जाएंगे और राजस्थानियों की नाराज़गी कोई नहीं झेल सकता। मैं इसलिए भी नहीं झेल सकता कि हम लोग अपने आप को माने या ना माने अग्रवाल बनिए, मतलब हम मानना चाहते हैं मारवाड़ी बनिए, हमें मारवाड़ी नहीं मानते, लेकिन हम लोग जो है वो खाम खामे पंख लगा के अपने आप को मारवाड़ी बनिया कहते हैं। यहाँ कोई अग्रवाल बैठे हों और उनकी भावनाएं आहत हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा। और ये आगे के लिए भी नोट कर लीजिए ये अपील, क्योंकि ये बहुत कोमल भावनाओं का समय है। जैसे पुराने लोग कहते थे कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आजकल हालत ये है कि ना जाने किस मोड़ पर आहत भावना मिल जाए। और मैं चूंकि कुछ अजीब बातें कभी कभी करता हूँ तो बहुतों की भावनाएं आहत कर बैठता हूँ। इरादा नहीं होता मेरा, लेकिन अगर सही बात सुनने में आपकी भावना आहत होती है तो मैं परवाह भी नहीं करता। इसलिए अगर आप में से किसी की कोई भावना मेरी किसी बात से आहत हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और बदले में मेरी भावनाएं आप जम के आहत कर लें, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर है नहीं, वो आसानी से आहत होती नहीं। खैर, तो मैंने कहा कि इस बार तो ज़रूरी चलना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हालांकि बहुत एक तरह से फ्लाइंग विजिट पर आया हूँ, कल ही वापस चले जाना है मुझे, लेकिन बहुत आभार राय साहब का और इकराम साहब का इस अवसर को देने के लिए। व्यास जी के परिचय में एक बात कही गई और सही कही गई कि वो साइंटिस्ट थे। आज ये नौजवान मेरी बात की तायीद करेंगे। आज ये अटपटा लगेगा कि किसी साइंटिस्ट की हिस्ट्री में, फिलॉसफी में, पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल एक्टिविज्म में दिलचस्पी। पॉलिटिकल एक्टिविज्म में तो हो सकती है, वो कांग्रेस का या बीजेपी का या किसी पार्टी का समर्थक या कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन एक गंभीर स्तर पर कोई साइंटिस्ट साहित्य में या फिलॉसफी में या हिस्ट्री में दिलचस्पी ले, ऐसा आमतौर से नहीं देखा जाता। इसका उलट भी सही है। जो लोग ह्यूमैनिटीज में हैं वो आमतौर से साइंस में दिलचस्पी नहीं लेते। और ये जो स्थिति है ये पिछले 25-30 साल में सारी दुनिया में बनी है और सारी दुनिया के समझदार लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं। एक चुटकुला हम लोग बचपन में सुनते थे, अब लगता है कि उस चुटकुले की वास्तविकता, उस चुटकुले को वास्तविक बनते देखने का समय आ गया। आज इस बात पर बड़ा गर्व किया जाता है, सुपर स्पेशलिटी। आज स्पेशलाइजेशन पर्याप्त नहीं होता, सुपर स्पेशलाइजेशन। तो चुटकुला ये है कि एक बार एक साहब गए डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब मेरे दाएं नथने में तकलीफ है, रुक नहीं रहा है, बहाया जा रहा है, दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब मैं बाएं नथने का स्पेशलिस्ट हूँ, दाएं के लिए बगल में अस्पताल खुला हुआ है, वहाँ जाइए। तो सुपर स्पेशलाइजेशन की दशा यहाँ तक पहुँच रही है। और यही कारण है कि आज साहित्य और इतिहास में दिलचस्पी लेने वाले साइंटिस्ट और साइंस में दिलचस्पी लेने वाले इतिहास और साहित्य के विद्वान आमतौर से नहीं मिलते। इसलिए प्रोफेसर व्यास और उनके जैसे लोगों का अपना एक महत्व है। और मुझे प्रोफेसर व्यास से मिलने का केवल एक अवसर मिला था और ऐसे ही राजीव गांधी स्टडी सर्कल के ही कार्यक्रम में मैं आया था, उन्होंने बुलाया था। मैं बेहद प्रभावित हुआ उनसे और ये मेरे लिए खेद का विषय है कि उनसे अधिक संवाद का, अधिक बातचीत का मुझे अवसर नहीं मिला। और इस निमंत्रण को स्वीकार करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि यह व्याख्यान प्रोफेसर व्यास की स्मृति में है और इसलिए इस निमंत्रण के प्रति इस निमंत्रण को स्वीकार ना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। हमारा जो विषय है और जो मैंने ही तय किया है, नेहरू आज, इसके बारे में बात करने के पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। चूंकि हम लोग बाल साहित्य अकादमी में बात कर रहे हैं, मैं बचपन से ही पूर्व जन्म के पुण्यों या पापों के फलस्वरूप काफ़ी पढ़ाकू किस्म का बालक था और इनडिस्क्रिमिनेटली पढ़ता था। 7-8 साल की उम्र से पढ़ने लगा था, जो हाथ में आ जाए पढ़ने लगता था, जासूसी उपन्यास से लेकर के गोदान तक।
इसलिए उस समय की कुछ स्मृतियां मेरे मन में अभी तक मौजूद हैं। मुझे नहीं पता आजकल आती है या नहीं, मैं नहीं जानता, नौजवान बता सकते हैं अगर जानते हो तो। प्रकाशन विभाग से एक पत्रिका आती थी बाल भारती, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग उसे प्रकाशित करता था, बाल भारती। दोस्तों ये कैसा लगेगा आपको जान के कि उसमें कभी कभार प्रधानमंत्री लिखा करते थे, और उसमें प्रधानमंत्री पॉम्पस बातें नहीं किया करते थे, वैसी ही बातें किया करते थे जैसी बच्चों के लिए जरूरी हो, लेकिन साथ में संस्कार भी बनाए। बाल भारती में पढ़ा हुआ एक लेख मुझे आज तक याद है, जिसका शीर्षक था हिंदुस्तानी पहचान, और उसमें जवाहरलाल जी बच्चों को, हमारी उम्र के बच्चों को संबोधित करके कह रहे हैं कि यहाँ आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप विलायत जाएं तो आपकी जो पहचान की किताब है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं बच्चों को समझाने के लहजे में, उस पर आपकी एक ही पहचान लिखी होती है, और वो या इंडियन या हिंदुस्तानी। तो आखिरकार हमारी पहचान इंडियन या हिंदुस्तानी की है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक और पत्रिका आती थी राजा भैया, जिसका संपादन कोई अनु दीदी करती थी, और मेरा अनुमान है कि ये एक छद्म नाम था, वास्तविक नाम नहीं था। अनु दीदी ने जवाहरलाल जी के निधन के बाद एक लंबा लेख राजा भैया में लिखा था, और मुझे लगता है कि वो जवाहरलाल जी के प्रति सबसे मार्मिक श्रद्धांजलियों में से एक था। मुझे नहीं पता, और मैं करना चाहता हूँ कई चीज़ों पर रिसर्च, लेकिन जाहिर है कि समय सीमित है और ऊर्जा सीमित है। मैं इस अकादमी से निवेदन करूंगा, एक बहुत नेक काम होगा अगर ऐसी चीज़ों पर आप रिसर्च करें, ये पता लगाने की कोशिश करें कि राजा भैया के अंक अभी भी उपलब्ध हैं क्या, उपलब्ध कराए जाएं, और रिसर्च की जाए कि उसमें किस तरह की सामग्री थी। भारत सरकार की एक पत्रिका और होती थी विज्ञान प्रगति, जिसमें हम लोग विज्ञान के बारे में पुनः 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे जिस तरह समझ सकें उस लहजे में विज्ञान के बारे में बताया जाता था। उसी पत्रिका में पहली बार मैंने आर्किमिडीज के बारे में पढ़ा था, तब जबकि मैं स्कूल में शायद 5वीं क्लास का छात्र था, और औपचारिक रूप से साइंस तब मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं आर्किमिडीज के बारे में अगर 5वीं या 6ठी क्लास में जानता था तो उसका श्रेय विज्ञान प्रगति को जाता। वो बच्चों के लिए निकाली जाती थी वो पत्रिका भी। हुमायूं कबीर के शिक्षा मंत्री काल में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, जिसे बाद में पता नहीं क्यों मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाने लगा, लेकिन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के लिए हिंदी विश्वकोश छापा था। बच्चों नहीं कहना चाहिए, किशोरों के लिए। बहुत सुंदर छपाई, बहुत प्रामाणिक जानकारी और बहुत कम दाम। तब बच्चों को गंभीरता से लिया जाता था। नेहरू का हिंदुस्तान, आज़ादी के तुरंत बाद का हिंदुस्तान बच्चों को मूर्ख नहीं मानता था, उन्हें गंभीरता से लेता था। इसीलिए मैंने जैसा आपसे कहा, विश्वकोश, बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग जानते हैं कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी नाम की एक संस्था हुआ करती थी, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बहुत प्रसन्नता की बातें कर क्या रही है। मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मेरी जानकारी में आजकल इसकी कोई गतिविधि नहीं है। हाँ, लेकिन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, ये बहुत अच्छा आपने बताया, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना 1956 में हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके पहले अध्यक्ष वी शांताराम थे, जाने माने फिल्म निर्देशक। और अब बता रहे हैं बम्बई में गतिविधियाँ हैं। हम अपने बचपन में या युवावस्था तक में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्में ग्वालियर जैसे छोटे नगर में देखते थे, और उसके लिए सरकार बाकायदा सिनेमा घरों को इंसेंटिव दे करके कम दाम में टिकट रखे जाते थे। सिनेमा घर मालिकों को किराया सरकार देती थी कि आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्में दिखाइए, कम से कम एक सप्ताह दिखाइए, या कम से कम मैटनी शो में दिखाइए, कम से कम एक शो दिखाइए, वगैरह वगैरह। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि नेहरू का बच्चों के साथ संबंध केवल प्रेम का या केवल कभी किसी बच्चे को गोद में लेकर फोटो खिंचा लेने का नहीं था।
और नेहरू जैसे लोग कुछ भी करते थे तो एक विजन के तहत करते थे, एक सोच के तहत। अभी बात चली साइंस की। वास्तविकता यह है कि इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना 1914 में हुई थी और उस स्थापना के 5-7 साल बाद ही राष्ट्रीय आंदोलन के लोग इंडियन साइंस कांग्रेस में दिलचस्पी लेने लगे थे। महात्मा गांधी से लेकर के पीसी घोष तक, क्योंकि जब वो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के लिए वो केवल राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन नहीं था, वो समाज के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण का आंदोलन था, जिसमें साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होनी थी। और इसीलिए ये एक तरह का रिचुअल शुरू हुआ जो सौभाग्य से अभी तक जारी है कि भारत के प्रधानमंत्री के और कोई कार्यक्रम कैसे भी हो, कुछ भी बदल जाएं, लेकिन 1 या 2 जनवरी को इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करते। ये और बात है कि अब उस उद्घाटन में बताया जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी तो हमही ने ईजाद की थी और क्या क्या ईजाद किया था, वो जेनेटिक, वो 100 पुत्र थे तो वो जेनेटिक कुछ कमाल था। तो ठीक है, वो तो परमाणु बम था तो ये क्यों नहीं था फिर? जी, तो इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना न्यूक्लियर साइंस सन 46 में जब इंटरिम सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन बनाया तो देश में और विदेश में लोगों ने कहा कि यह अय्याशी है। एक गरीब देश जहां लोग कंगले हैं, भूखमरी है, आप न्यूक्लियर एनर्जी की बातें कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन बनाया गया। नेहरू बहुत स्पष्ट थे इस मामले में, लेकिन नेहरू के लिए साइंस का मतलब केवल टेक्नोलॉजी नहीं था। नेहरू के लिए साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए समाज के एलीट की जिंदगी को आसान कर देना नहीं था। और इसीलिए नेहरू के जमाने के साइंटिस्ट पीसी व्यास जैसे होते थे। वो आजकल किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर चले जाइए, सबसे ज्यादा अद्भुत चमत्कारिक बातें करने वाले साइंटिस्ट ही होते हैं। मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के सिलसिले में आपको चुनौती देता हूँ, 100 मैसेज निकालिए, उसमें से 70 नितांत मूर्खतापूर्ण मैसेज चुन लीजिए। उन 70 में से 90% के लेखक या तो इंजीनियर हैं, या IIT वाले हैं, या MBA वाले हैं। और ये उनका दोष नहीं है, मैं किसी को उनको दोष नहीं दे रहा, ये आपके उस सिस्टम का दोष है जिसमें आपने टेक्नोलॉजी को साइंस से काट दिया है। साइंस का मतलब केवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इन्वेंशन नहीं होता। साइंस का मतलब डिस्कवरीज होता है। साइंस का मतलब रैशनल थिंकिंग को जिंदगी में लागू करने की चुनौतियों से जूझना होता है, और वो चुनौतियां कई रूपों में सामने आती हैं। नेहरू जी के अंतिम दिनों में देश में अष्टग्रह हुआ था सन 62 में, और सारे देश में अष्टग्रह की शांति के लिए मानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आदि आदि दुनिया भर के आयोजन हो रहे थे, और सारे बड़े बड़े लोग, मंत्रीगण अपने कार्यक्रम अष्टग्रह के हिसाब से बदल रहे थे। नेहरू ने किसी को रोका नहीं। उनसे 1-2 लोगों ने कहा कि भाई पंडित जी, आप फला जगह मत जाइए आज, या फला काम मत कीजिए। लिखने वालों ने लिखा है कि पंडित जी ने हंस के कहा कि ठीक है, अब अष्टग्रह को कुछ बिगाड़ नहीं हुआ तो बिगाड़ देगा, मैं क्या करूँ। साइंटिफिक अप्रोच को जिंदगी में जीना बहुत बड़ी चुनौती होती है, और साइंटिफिक अप्रोच का मतलब बाय द वे परंपराओं और आस्थाओं के प्रति अवमानना और अवहेलना नहीं होता। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी नास्तिकता की छत पर खड़े होकर घोषणा करें और जो किसी भी धार्मिक परंपरा को मानता है उसको अपने से नीचा मानने लगे। ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये अथॉरिटेरियन अप्रोच है। और डॉक्टर साहब क्षमा करेंगे, मुझे असुविधा होती है। और एक निवेदन लगे हाथ और भी कर दूं, अगर आप में से किसी का मोबाइल चल बोला जो है वो सक्रिय अवस्था में हो तो उसको कुछ देर के लिए स्तुप्त कर दे, वरना वो बजेगा तो मुझे बहुत असुविधा होती है। मैं साफ कह रहा हूँ, पहले अपना देख लूँ, मेरा ठीक है। तो
मैं शुरू करना चाहता हूं अब अपनी बात इस भूमिका के बाद। आज नेहरू, तो पहले तो आज को समझें। जब ये विषय मैंने चुना आज, तो आज का क्या मतलब है? प्रासंगिक सभी होते हैं किसी ना किसी अर्थ में, लेकिन आज में ऐसी क्या खास बात है कि हम नेहरू को याद करें? और मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं, मैं निजी जीवन में बहुत भावुक व्यक्ति हूं, काफी घटिया सेंटिमेंटल किस्म की फिल्में देखकर रोने लगता हूं, लेकिन एकेडमिक्स में मैं बेहद तार्किक और बौद्धिक व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ इसलिए नेहरू को प्रासंगिक नहीं कह दूंगा कि वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं सिर्फ इसलिए नेहरू को प्रासंगिक नहीं कह दूंगा कि मुझे नेहरू व्यक्तिगत रूप से बेहद पसंद है और मैंने उन पर वर्षों काम किया है। इसीलिए मैं इस विषय को इस तरह अप्रोच करता हूं कि आज का मतलब क्या है, आज की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात कर रहे थे। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि आज की एक बहुत बड़ी विशेषता है टेक्नोलॉजी विदाउट रैशनैलिटी? इसीलिए आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल किए लोग अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं की विचित्र विचित्र बातों को साइंटिफिक साबित करने के फेर में पड़ते हैं। मेरी समझ एकदम अलग तरह की है, मेरी अप्रोच एकदम अलग तरह की है। आप जनेऊ पहनते हैं, जरूर पहनेंगे, मैं नहीं पहनता, आप पहनते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेहरबानी करके ये मत साबित करने लग जाइए कि जनेऊ कान पर लपेट लेने से पेशाब अच्छा आ जाता है। ये अपनी परंपरा के प्रति आपकी आत्मविश्वासहीनता का प्रदर्शन है। जरूरी नहीं कि आप जो कुछ करते हैं जीवन में, जो कुछ परंपरा आप पालते हैं या जो भी करते हैं, मैंने ये अंगूठियां पहन रखी हैं, मुझे इसकी कोई गलतफहमी नहीं है कि इससे कोई चमत्कार हो जाने वाला है। क्यों पहन रखी हैं? वो निजी और भावनात्मक कारण है, और ना मैं इनके लिए शर्मिंदा हूं, ना इनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, क्योंकि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है नहीं। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो एक स्थिति बनी है, टेक्नोलॉजी विदाउट रैशनैलिटी, टेक्नोलॉजी में हम अभूतपूर्व स्थितियों में पहुंच गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब साइंस फिक्शन की नहीं बल्कि हमारी जीवन की वास्तविकता बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिटरेरी एसेज लिखे जा रहे हैं, वास्तविकता बन चुकी है। अभी कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका में फिल्म स्क्रिप्ट राइटर्स हड़ताल पे चले गए क्योंकि स्क्रिप्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखाई जा रही है। लेकिन रैशनैलिटी का क्या हाल है? अमेरिका की ही बात करता हूं। ट्रंप साहब ने कहा कि डेटॉल पी लेने से कोरोना ठीक हो जाता है, और उनके साथ 8-10% तक पी गए डेटॉल और शहीद हो गए। कोरोना क्या ठीक होना था, वे ठीक हो गए। और ट्रंप साहब ने बाद में कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ी है, जरूरी नहीं कि उतनी ही तेजी से समाज में बुद्धि और विवेक भी बढ़ा हो। और यही कारण है कि दुनिया में बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ ही बढ़ा है दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में एक अजीब तरह का अथॉरिटेरियन टेम्परामेंट। आप दुनिया के किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, राइट विंग नेशनलिज्म, आक्रामक राष्ट्रवाद और आक्रामक परंपरावाद और अस्मितावाद का जलवा दुनिया के हर देश में देखा जा सकता है। एक आचार्य कहिए, स्वामी कहिए, जो भी कहिए थे, आजकल वो कैलाशवासी हो गए। उनका एक वीडियो अभी भी उपलब्ध होगा अगर आप लोग खोजें और देखें। उसमें वो घोषणा कर रहे हैं कि मैंने आदेश दिया और सूर्य 42 मिनट देर से होगा, क्योंकि मेरा एक रिचुअल पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने सूरज से कहा कि खबरदार अभी मत उदय होना, और 42 मिनट देर से सूरज होगा। वे केवल अंग्रेजी में प्रवचन करते हैं, इसलिए माना जा सकता है कि उनके श्रोताओं और प्रशंसकों में मेरे जैसे गंवार लोग नहीं होंगे। सब इस देश के पढ़े लिखे, एलीट, टेक्नोलॉजी वाले, मैनेजमेंट वाले, क्योंकि काफ़ी फैंसी अंग्रेजी बोलते हैं, और वो सबके सब तालियां बजा रहे हैं। मैंने लगा कि मुझे बाद में सचमुच लगा डॉक्टर साहब कि किसी ने शरारत तो नहीं कर दी है। लोग शरारतें भी आजकल बहुत करते हैं सोशल मीडिया पर। मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच पड़ताल की, वो वाकई था वीडियो, और उस पर कोई अगर मेरे जैसा व्यक्ति आलोचना कर दे तो फिर उसके एंटी हिंदू, एंटी नेशनल होने के प्रमाण पत्र भी उदारता से बांटे जा रहे थे।
ताली बजाने वालों को ये नहीं सूझा कि भैया धरती का घूमना अगर आधे सेकंड के लिए रुक जाए तो महाप्रलय हो जाएगी। 42 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन नहीं सर, आस्था का सवाल है। और ये केवल किसी एक परंपरा की बात नहीं है। एक और ऐसे टीवी एवेंजलिस्ट हैं, उनके सामने लोग पागल होके आते हैं नाचते कूदते हुए, और वो ईसा मसीह का हाथ लेकर छूते हैं, सब ठीक हो जाता है। लगता है कि सारा मुल्क ही पागल खाना बन गया है। मैं अमेरिका में था 2-3 बरस पहले, ग्रैंड कैनियन देखने गया, तो वहाँ एक गाड़ी थी दी अल्टरनेटिव टूर। तो मुझे जो सज्जन लेके गए थे, मैंने उनसे पूछा कि अल्टरनेटिव टूर क्या मामला है भाई? तो बहुत हंसने लगे, बोले आपको मैं क्या बताऊं। मैंने कहा नहीं बताइए। बोले ये जो बाइबल के हिसाब से धरती का इतिहास देखते हैं, उन लोगों को द्वारा संचालित किया जाता है, और जिस ग्रैंड कैनियन को हम लोग लाखों वर्ष पहले बना हुआ मानते हैं, उनके हिसाब से ये केवल 5,500 साल पहले बना है। और ये उसमें ले जा करके इसी हिसाब से टूर आपको दिखाते हैं। और मैंने कहा कि मैं तो इसको ज्वाइन करना चाहूँगा। बोले नहीं अब तो देर हो गई, काफ़ी लंबी क्यू रहती है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो 2-3 सप्ताह बाद का समय मिलेगा। उतना समय मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक था। और मुझे ये भी बताया गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो मंत्री थी, जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के लिए जिम्मेदार मंत्री थी, वो इस ऑल्टरनेटिव टूर की परम प्रशंसक थी। अमेरिका से ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो किसी मुल्क में नहीं। और वहीं क्रिएशन थ्योरी पढ़ाई जाती है डार्विन की थ्योरी के साथ स्कूलों में। वहीं इंटेलिजेंट एवोल्यूशन, इंटेलिजेंट डिजाइन भी पढ़ाया जाता है। तो ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक अद्भुत समय है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, रैशनल थिंकिंग उतनी आगे उसी अनुपात में गई हो, ऐसा मानने का कोई कारण है नहीं। दूसरी बात, असमानता को हमने सहज मान लिया है। हम इसको बहस का और बातचीत का विषय ही नहीं मानते। कोई रिपोर्ट अगर ये कहती है कि 5% या 3% लोग इस मुल्क का 68% धन कंट्रोल करते हैं, तो इस रिपोर्ट से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर मैं रील्स खूब देखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ज्ञानवर्धन के लिए। तो उसमें इस बात पर मुझे गर्व करना सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान में साहब कम नहीं बल्कि 500 लोग ऐसे हैं जिनके पास प्राइवेट जेट्स। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, भगवान करे सबके पास प्राइवेट जेट हो, 500 नहीं 50,000 के पास। लेकिन कोई रील ये नहीं बताती कि नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक और इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़ों के मुताबिक, किसी विरोधी पार्टी या किसी ऐसे व्यक्ति के मुताबिक नहीं, नवीनतम बेरोजगारी दर इस मुल्क में 8.11% है, जो अभूतपूर्व है। और ये आपके टीवी डिबेट्स का हिस्सा नहीं है, ये आपके पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप खुद बताइए, मैंने तो टीवी देखना छोड़ दिया है बहुत पहले से। बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं आप टीवी पे आते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई साहब 10 साल पहले आता था, तो देखता तक नहीं हूँ, आने की तो बात दूर की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और जैसे इन मित्र ने मेरी जानकारी बढ़ाई, आप में से कोई बताएं किसी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पर गरीबी पर, असमानता पर, शोषण पर, समाज में अभी भी जारी विभिन्न प्रकार के अत्याचारों पर विस्तृत रिपोर्ट या ठीक ठाक चर्चा पिछली बार आपने कब सुनी थी? नहीं, रवीश कुमार को छोड़ दीजिए, वो किस्सा खत्म हुआ। उनके अलावा अभी देखिए, मैं चैनल्स की बात कर रहा हूँ। मैं फिलहाल ये तो अजीत अंजुम भी बहुत काम कर रहे हैं, ये तो अगर आप यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो बहुत से लोग हैं। न्यूज़ क्लिक का भी यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया है। मैंने कहा मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया, जिनके लाखों और करोड़ों व्यूअर्स हैं और जो हर आदमी अपने इसमें स्मार्टफोन में देखता रहता है। पिछली बार कब आपने चर्चा सुनी थी गरीबी, शोषण, माइग्रेशन? 4 घंटे के नोटिस पर लाखों लोग अपनी जगह से उखड़ के गांव जाने के लिए मजबूर होते हैं। बंबई से गोरखपुर के लिए ट्रेन चलती है, उड़ीसा पहुंच जाती है, वो भी 7 दिन बाद, और ये चर्चा का विषय नहीं बनता। एक लड़की दिल्ली से अपने बाप को साइकिल पर बिठाकर बिहार तक 1500 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए विवश होती है। उस पर ट्रंप की बेटी ट्वीट कर देती है कि साहब कितनी बहादुर लड़की है, हमारी सरकार के मंत्रीगण उस लड़की के गुण गाने लगते हैं। उस लड़की ने किसी साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 1500 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाई थी।
किसी भी समाज को शर्म आनी चाहिए इस स्थिति पर कि एक बच्ची अपने बाप को साइकिल पर ढोकर 1500 किलोमीटर दे गई, लेकिन आपको इस बात का कोई एहसास तक नहीं होने दिया जाता, एहसास तक नहीं होने दिया जाता। ये दूसरी विशेषता है हमारे समय की, सिस्टमेटाइज्ड इनसेंसिटिविटी। आपको व्यवस्थित रूप से संवेदनहीन बनाया जा रहा है और इसीलिए हिंसा की बड़ी से बड़ी वारदात अब आपको विचलित नहीं करती। मुझे याद है जब दिल्ली में रोड रेज की पहली घटना हुई थी आज से 15 साल पहले, जब एक सज्जन ने अपने एक पड़ोसी को अपनी कार से कुचल कुचल कर मार डाला था क्योंकि उसने अपनी कार उनकी कार पार्किंग के सामने खड़ी कर दी थी। मैं उस दिन खाना नहीं खा पाया था। आज मैं भी अपने फ़ोन में देखता हूँ 7 साल की बच्ची से रेप देखता हूँ और नाश्ता करता रहता हूँ। सिस्टमेटिकली आपको डिसेंसिटाइज किया गया है। यह आज की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता यह है कि सभी धर्म परंपराएं, हिंदू, इस्लाम, ईसाइयत, सभी धर्म परंपराएं एक अजीब तरह के रिग्रेशन के दौर से गुजर रही थी। एक जमाने में यह था, मुझे आज तक वो वीडियो में देखता हूँ स्क्रीन अपने सोशल मीडिया पर, हंसी आती है देख के और रोना भी आता है। सन 66-67 का वीडियो है वो। कर्नल नासर काहिरा में अपने समर्थकों और प्रशंसकों के एक समूह को संबोधित कर रहे हैं, 10-20 हज़ार लोग में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए काहिरा के मुफ्ती साहब चाहते हैं कि मैं कानून बना दूं कि इजिप्ट की औरतें बुर्का नहीं तो कम से कम हिजाब तो पहने। जनता तालियां बजा बजा के हंस रही है कि क्या बेतुकी बात मुफ्ती साहब करते हैं। आज हिजाब मुस्लिम पहचान का प्रतीक बन गया। मेरी अपनी मित्रों में से मैं ऐसे मुस्लिम परिवारों को जानता हूं जिनमें कभी इन चीजों की परवाह नहीं की गई, लेकिन आज उनकी छोटी छोटी बच्चियां हिजाब पहने घूमती। पद्मावत फिल्म को देखे बिना ही मैं फिलहाल उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत रोचक था कि उस फिल्म के विरोध में कुछ महिलाओं ने घोषणा की थी कि अगर ये फिल्म नहीं रोकी गई तो हम सती हो जाएंगे। सौभाग्य से उनमें से कोई हुई नहीं, लेकिन ये इडियम ध्यान देने योग्य, लैंग्वेज ध्यान देने योग्य। ये है आज हिंसा का एक नॉर्मलाइजेशन, आपको व्यवस्थित रूप से संवेदनहीन बनाया जाना, आपकी पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सोचों का एक तरह का रिग्रेशन। यह है आज। इसमें आज नेहरू से आप क्या सीख सकते हैं? मैं कतई कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है, मेरे परम मित्र रामचंद्र गुहा को भी लगता है कि नेहरू पर सारा हमला इसलिए होता है क्योंकि गांधी फैमिली राजनीति के केंद्र में। अगर गांधी फैमिली राजनीति के केंद्र से हट जाए तो नेहरू पर हमला रुक जाएगा। मैंने उनसे निजी तौर से भी कहा है, लिखकर भी कह चुका हूँ, यहाँ भी दोहरा रहा हूँ कि गांधी फैमिली के तीनों सदस्य अगर टोटल रिटायरमेंट ले लें, कंप्लीटली प्राइवेट सिटीजन बन जाएं, तब भी नेहरू पर हमला नहीं रुकेगा। गांधी फैमिली के पॉलिटिक्स में सेंट्रल होने या कांग्रेस में सेंट्रल होने का नेहरू पर होने वाले हमले से कोई संबंध नहीं। जो संबंध है उस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। नेहरू पर हमला जो करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि गांधी फैमिली या कुछ भी। नेहरू पर हमला जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब तक नेहरू और उनकी सोच के साथ हिंदुस्तान के एक सिग्निफिकेंट लोगों का जुड़ाव मौजूद है, जब तक नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया किसी ना किसी रूप में लोगों को अपील करता है, तब तक उनका आइडिया ऑफ इंडिया संदिग्ध रहेगा, खतरे में रहेगा। दिस इज एज सिंपल एज एंड दे नो इट। मेरी किताब मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को और निवेदन करता हूँ एक लेखक के तौर पर कि संभव हो तो इसको पढ़ें। कौन है भारत माता? एक लंबी भूमिका के साथ नेहरू के लेखों का और भाषणों का और नेहरू के बारे में लेखों और भाषणों का संकलन है, जिसका फोकस इतिहास, धर्म और संस्कृति पर। अंग्रेजी में मूलतः मैंने तैयार की थी, फिर इसका हिंदी अनुवाद हुआ, कन्नड़ अनुवाद हुआ, मराठी अनुवाद हुआ। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि पढ़ें, खरीद कर पढ़ें, और ना पढ़ें तो आपकी इच्छा। मुझे अपनी किताब बेचने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। इस किताब का जब कन्नड़ अनुवाद हुआ तो कर्नाटक
जिसकी खबरें आजकल सब तरफ हैं और उत्साहित हैं सब लोग, वहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता ने एक बहुत मज़ेदार बात मुझसे कही। उस पुस्तक के कन्नड़ अनुवाद का लोकार्पण दिल्ली में मनमोहन सिंह जी ने किया था, और वो जाहिर है कि मौजूद थे वहाँ। जब मनमोहन सिंह जी मौजूद थे तो कर्नाटक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। तो उन्होंने मुझसे बहुत मज़ेदार बात कही, कहा कि अग्रवाल साहब, वी हैव फॉरगॉटन हिम, दे हैव नॉट। नेहरू को हम भूल गए हैं, वो नहीं भूले। बहुत मार्के की बात थी, और एक कांग्रेस नेता ने कहा था, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ कांग्रेस से जुड़े लोग बहुत सारे बैठे हैं, मैं जानता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नारेबाजी और तस्वीरें अपनी जगह, लेकिन वैचारिक स्तर पर तो कांग्रेस भी नेहरू को भूल ही गई है। ये वास्तविकता है, जो मैं नाम नहीं बता सकता उनका पब्लिकली, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के अत्यंत महत्वपूर्ण नेता ने मुझसे कहा कि सर, वी हैव फॉरगॉटन हिम, दे हैव नॉट। एंड आई टोल्ड हिम that they cannot, precisely because they know that as long as he is alive, their dream cannot come. That is why they have not forgotten him and they cannot forget him. That's the point. जिन समस्याओं की हम बात कर रहे थे अभी, नेहरू, एक फ्रेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप में से बहुतों को शायद विश्वास नहीं होगा कि नेहरू का फ्रेज, लेकिन है नेहरू का। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन, ये नेहरू ने 1960 में कहा था। आर के करंजिया ने उनका इंटरव्यू किया था लंबा, जो प्रकाशित हुआ द माइंड ऑफ मिस्टर नेहरू के नाम से, जिसका एक काफ़ी हिस्सा मैंने इस किताब में संकलित किया है। उसमें जब करंजिया ने उनसे पूछा कि केवल भारत